जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ उदय में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डायमेंशंस ऑफ इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण के आयाम के बारे में। दोस्तों, मानव पृथ्वी पर रहता है तथा अपने दैनिक क्रियाकलाप भी इसी पृथ्वी पर ही करता है, परंतु पर्यावरण में व्यक्ति के चारों ओर का वातावरण भी सम्मिलित है। अतः खगोल शास्त्रियों के द्वारा पृथ्वी के बाहरी भाग को 4 भागों में डिवाइड किया गया है यानी कि बांटा गया है। और वो है दोस्तों, आपके देख सकते हैं, इन्हीं को हम आयाम भी कहते हैं। ये है आपके हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलमंडल, लिथोस्फीयर स्थलमंडल, बायोस्फीयर जीवमंडल और एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल। तो दोस्तों, चलिए एक एक करके हम बारी बारी अध्ययन करते हैं। दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं स्थलमंडल की। तो पृथ्वी का वह भाग जिस पर हम निवास करते हैं तथा जिस पर पेड़ पौधे उगते हैं, जिसके अंदर अनेक प्राकृतिक संसाधन भरे हैं तथा जो मिट्टी, चट्टाने और पिघले पदार्थों से ठोस पिंड के रूप में बना है। यह पूरी पृथ्वी का 3/10 भाग है। शेष 7/10 भाग आपका क्या है? जलमंडल है यानी कि जल क्षेत्र में आता है। अतः हम कह सकते हैं कि समस्त बाहरी भूपटल जिसमें सागर, महासागर की सतहें भी सम्मिलित है स्थलमंडल है, यानी कि जिसमें सागर और महासागर जो कुछ सब कुछ आता है वह सभी स्थलमंडल के अंतर्गत ही आता है। स्थलमंडल में क्या क्या चीजें आती है दोस्तों? महाद्वीप, पहाड़, मरुस्थल, द्वीप। तो महाद्वीप क्या होता है? पृथ्वी के वह बड़े भाग जो लगभग चारों ओर जल से घिरे होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें महाद्वीप कहा जाता है। विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं, जिसमें आपका है अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। बात करें दोस्तों पहाड़ की, तो पहाड़ भूपटल पर ऊंचे उठे भागों से निर्मित चट्टानी स्थानों को पहाड़ कहा जाता है। छोटी ऊंचाई वाले भाग पहाड़ी तथा जिनके ऊपरी भाग नुकीले होते हैं उन्हें चोटियां कहा जाता है। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट तथा कंचनजंगा विश्व में सबसे ऊंचे चोटियों में से एक है। दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों मरुस्थल की, जिसे कि डेजर्ट कहा जाता है। भारी रेत से बने भूभागों को मरुस्थल अथवा रेगिस्तान कहा जाता है। यहाँ पानी की मात्रा, आबादी, वनस्पति आदि सभी न्यून होते हैं। सहारा तथा थार मरुस्थल इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट है दोस्तों द्वीप, जिसे कि आइसलैंड कहा जाता है। दोस्तों, ऐसे भूभाग जो चारों तरफ से पानी से घिरे होते हैं उन्हें द्वीप कहा जाता है, जैसे कि श्रीलंका और आयरलैंड। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं जलमंडल की। तो जलमंडल क्या होता है? दोस्तों, जलमंडल पृथ्वी का वह भाग है जो भूभाग के चारों ओर पानी और बर्फ के रूप में लिपटा हुआ है। यह पूरी पृथ्वी का 7/10 भाग है। अभी हमने पीछे भी आपको बताया 3/10 भाग किस में आ जाएगा? स्थलमंडल, और 7/10 भाग किस में आएगा? तो जलमंडल में आता है। तथा 1460 मिलियन घन किलोमीटर की मात्रा में उपस्थित है। इस पूरी जल राशि का अधिकांश भाग यानी कि लगभग 97% महासागर और समुद्रों में है, जो पीने योग्य नहीं है। शेष 3% पानी नदियां, झीलों, भूगर्भ में ध्रुवों पर बर्फ के रूप में उपस्थित है। दोस्तों, हम बात करते हैं जलमंडल कितने टाइप्स के होते हैं, यानी इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। तो इसके अंदर आता है महासागर, समुद्र, नदियां, झील और जलप्रपात। तो महासागर दोस्तों, भूगोलवेत्ताओं ने महासागरों को उनके महाद्वीपीय स्थिति के अनुसार अलग अलग नाम दे दिए हैं। यह 5 महासागर होते हैं। यदि हम ट्रिक से याद करें तो पैसा यानी कि पी से हो जाता है पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर, ए से अटलांटिक ओशियन यानी कि अटलांटिक महासागर, आई से इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर, और एस से आपका हो जाता है साउथ अटलांटिक महासागर, और ए से आपका आता है आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट दोस्तों है समुद्र। क्या है समुद्र? तो समुद्र किसे कहते हैं? तो पृथ्वी पर पानी के बड़े भंडारों को समुद्र का नाम दिया गया है, जो वस्तुतः चारों ओर द्वीपों तथा महाद्वीपों से घिरे रहते हैं। अब यह महासागर जो है, महासागर अपने चारों ओर मतलब कि एक
पूरा पानी ही पानी होता है, बीच में क्या होता है, जमीनें होती है। लेकिन जो समुद्र होता है इसके चारों ओर क्या होता है, जमीनें होती हैं और बीच में यह पानी का एक बड़ा भंडार होता है। पृथ्वी पर 16 बड़े समुद्रों में कैरिबियन समुद्र, भूमध्य सागर, मैक्सिको की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, काला सागर, ये सभी प्रमुख हैं। नदियां, झील तथा जलप्रपात। दोस्तों, पृथ्वी पर नदियों की उपयोगिता सर्वाधिक है क्योंकि ये व्यापार में भी सहायक सिद्ध होती हैं तथा अनेक शहर भी इनके किनारे बस जाते हैं। आप जैसे देखेंगे पुरानी जो सभ्यताएं थी, जैसे कि मेसोपोटामियन की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो उनके बसने का जो स्थान था वो नदियों के पास ही बसते थे क्योंकि वहाँ पे फसल भी उगा लेते थे और उनको पानी की भी मात्रा क्या होती थी, उपलब्ध थी और वो अपना जीवन जो गुजर बसर होता था अच्छी तरीके से कर पाते थे। दोस्तों, अमेजन, नील, मिसिसिपी, मिसौरी, यांगसी, ओबी, ये सभी क्या हैं, प्रमुख नदियां हैं। और भारत की जो प्रमुख नदियां जैसे आपने गंगा, गोदावरी, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इनके बारे में सुने होंगे। दोस्तों, हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट आयाम जिसका नाम है वायुमंडल, जिसको कि इंग्लिश में एटमॉस्फेयर कहा जाता है। दोस्तों, विभिन्न गैसीय पदार्थों का मिश्रित रूप वायु कहलाता है। जो अलग अलग प्रकार के गैस होते हैं जब इनको मिक्स कर दिया जाता है तो वह वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल वायु का एक ऐसा आवरण है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे रहता है और उसे सुरक्षा प्रदान करता है। अतः हम कह सकते हैं कि वायुमंडल की सतह लगभग 10,000 किलोमीटर से भी अधिक ऊंचाई तक का वह भाग है जिसमें विभिन्न गैसें तथा अन्य पदार्थ अलग अलग ऊंचाई तक रहते हैं। दोस्तों, वायुमंडल के कुछ पार्ट हैं जैसे कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्यमंडल। तो जान लेते हैं हम क्षोभ मंडल के बारे में। दोस्तों, यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह होती है और इसकी जो ऊंचाई होती है यह लगभग 8 से 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। इसमें लगभग 80% जलवाष्प होती है और मौसम यानी कि बादल, आंधी, तूफान बनने से संबंधित समस्त क्रियाएं यही घटित होती हैं। प्रति किलोमीटर ऊंचाई बढ़ने के साथ तापक्रम में 6.5 सेंटीमीटर कम होता जाता है। 6.5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है आपका समताप मंडल जिसे कि स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। दोस्तों, क्षोभ मंडल की ऊपरी जो सतह होती है, क्षोभ मंडल की ऊपरी सतह से प्रारंभ होकर 48 किलोमीटर लगभग 48 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल होता है। इसके ऊपरी सतह पर ओजोन यानी कि O3 की परत पाई जाती है जो कि क्या करता है, पृथ्वी पर आने वाले सूर्य की अल्ट्रावायलेट रे यानी कि पराबैंगनी जो किरण होती है उसे रोकती है और इसे पृथ्वी की सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों मध्यमंडल। मध्यमंडल यह पृथ्वी से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक तथा समताप मंडल से ऊपर होता है। यहाँ पर सूर्य की किरणों से उत्पन्न ऊर्जा ओजोन परत में वास्तविक द्वंद्व होता है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान क्रमशः गिरता जाता है। 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह सतह -109 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट है आपका आयन मंडल। क्या है? आयन मंडल है। तो आयन मंडल मध्य मंडल से ऊपर 300 से 400 किलोमीटर तक आयन मंडल होता है। यह अंतरिक्षीय विकिरण यानी कि जो आपके कॉस्मोसिक रेडिएशन होते हैं उससे जीवमंडल की रक्षा करता है और रेडियो तरंगों के अवशोषण और परावर्तन को भी प्रभावित करता है। दोस्तों, लास्ट है हमारा बाह्यमंडल। क्या है? बाह्यमंडल। तो इसकी ऊंचाई 400 किलोमीटर से प्रारंभ होकर सैद्धांतिक रूप से 1000 किलोमीटर तक रहता है। इस मंडल में हाइड्रोजन, हीलियम आदि गैसों की प्रधानता रहती है। इसे वायुमंडल का अंतिम परत भी माना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों जीवमंडल, जिसको हमने बीच में देखी। आपको जितने भी मंडल हैं सभी जीवमंडल से ही संबंधित है। तो जीवमंडल में दोस्तों, जीवमंडल वास्तव में अपने आप में स्वतंत्र रूप में कोई क्षेत्र विशेष नहीं है, बल्कि यह जैविक वस्तुओं यानी कि लिविंग थिंग्स और उनको घेरने वाली अजैविक वस्तुओं यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में होने वाले परस्पर क्रियाकलापों का कार्यस्थल है। यानी कि जैसे कि वायुमंडल हो गया, स्थल मंडल हो गया और
जल मंडल हो गया। यदि इन चीजों को देखा जाए तो एक सभी नॉन लिविंग थिंग्स, लेकिन जीव मंडल जो है आपकी लिविंग थिंग्स होती है। वस्तुतः यह ऐसा भाग है जहां पर जीवन संभव है। जीव मंडल पे ही क्या है, जीवन संभव होता है। यहाँ पर सौर ऊर्जा भी वायुमंडल से होकर किरणों के रूप में पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है, जिससे जीवों की सभी जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं। दोस्तों बात करें जीवमंडल की, तो जितनी भी घटनाएं होती, मनुष्य को रहने का स्थान, जानवरों को, पक्षियों को, जो भी कुछ होते हैं सब जीवमंडल पर ही निवास करते हैं और इन्हीं से जुड़े हुए हैं सभी आपके जैसे स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। तो जीवमंडल कहीं से भी स्वतंत्र नहीं है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।